ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए, ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कानून की बालादस्ती नहीं मानते। जब वो कहते हैं कि इंतकाम नहीं एहतसाब होना चाहिए तो फिर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनते हैं। लोग निकलते हैं किसी मकसद के लिए, लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। इमरान खान खुद कहता था कि जब महंगाई बढ़ती है तो फिर उसका मतलब वजीर आजम करप्ट। आयतुल्ला खमीनी उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती। नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है कि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। तुम्हें इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ, लेकिन जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज ढोल की नहीं आएगी, आवाज अरशद मलिक की गवाही की आएगी। जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। इमरान खान ना सिर्फ करप्ट है, करप्ट तरीन हुकूमत का वजीर आजम है। मुल्क आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट लेके आया हूँ, पाकिस्तान की तारीख में 5 हलकों से जीता हूँ। यानी को सिर्फ एक नारे में समो दिया जाए तो वो है वोट को इज्जत दो। आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना। हम सब जेल जाने को भी तैयार है। इस किस्म की कठपुतली निजाम से ना माजी में डरे हैं ना आज डरेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। टेम्परेचर्स, पॉलिटिकल टेम्परेचर्स आग लगी हुई है। आज प्राइम मिनिस्टर भी दबा के बोले, उन्होंने ये भी कह दिया रगड़ दूंगा, जिसको फुल फोर्स ऑफ लॉ जो सी है वो मैं लाऊंगा अगर किसी ने इलीगल किया। खुमीनी के साथ तंजिया जुमले भी हुए कि निहारी खाने वाला खुमीनी से मुकाबले कर रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा ये सिर्फ अपनी चोरी बचाने वाली, और लीगी कारकुनों को मशवरा भी दे दिया कि आप कीमे वाले नान भी खाएँ, पैसे भी करें, जो भी करें, लेकिन इन लोगों के लिए कुर्बानियाँ ना दें। अपोजिशन ऑन दी अदर हैंड उनका बयानिया सख्त से सख्त तरीन होता जा रहा है। और एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि इस वक्त जो PDM है उसमें बयानिया नवाज शरीफ साहब का है, उसकी ऑपरेशनल जौन सी इंचार्ज हैं वो मरीम नवाज़ हैं, और जौन सी मैन पावर इनिशियल डिपेंड की जा रही वो मौलाना फजल रहमान की। तो सवाल ये भी उठा तो पीपल्स पार्टी क्या कर रही है PDM के अंदर? 16 अक्टूबर को बहुत बड़ा जलसा पहला इस सीरीज़ का हो रहा है, और जैसे आपको पता है गुजरांवाला में 6 असेंबली की सीट्स हैं, नेशनल असेंबली की, तमाम ये PMLN ही की हैं। फिर 7 इलाके हैं, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, ये भी बड़े स्ट्रॉन्ग PMLN के इलाके हैं। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा जलसा होगा, लेकिन क्या जलसे कुछ कर पाएंगे? हमें जो स्केड्यूल आया PDM की तरफ से रादर, वो ये आया है कि जी 16 से शुरू होगा और ये दिसंबर में ख़त्म होगा तमाम, और फिर लॉन्ग मार्च होगा। तो 8 हफ्ते के अंदर क्या गवर्नमेंट घिर पाएगी? आपको याद होगा इमरान खान जब आए थे तो सिर्फ धरना जो था 18 हफ्तों का धरना तो उनका इस्लामाबाद में था, 126 दिनों का। उसके अलावा जो जलसे हुए, जो दूसरी चीज़ हुई, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो क्या इस वक्त जितना स्क्रीन्स पे आग लगी हुई है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये भी गरज रहे हैं, इमरान खान भी TV पे गरज रहे हैं, जो अपोजिशन है वो भी TV पे बरस रही है, स्क्रीन्स पे लेकिन है व्हाट विल हैपन ऑन ग्राउंड। ये तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। और जो अब खुल के बयानिया आ गया फ़ौज के ऊपर और उसको बिल्कुल सेंटर स्टेज में ले ऑपोजिशन, क्या ये सम टोटल की अब गेम खेल रहे हैं, ऑल और नथिंग, कि अब या गवर्नमेंट जाए ना जाए तो या फिर मार्शल लॉ लगे, शॉर्ट ऑफ दैट? क्योंकि आज तक ये कभी नहीं हुआ था कि जिस तरह फ़ौज को अपोजिशन अब पड़ी है और अब तो नाम लेके पढ़ रही है, ये पहले नहीं था। तो ये एक बड़ी ही एक स्ट्रॉन्ग रीसेंट डेवलपमेंट है, और आज वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में इस पर बड़ा क्लियरली कहा, और ये सारी तमाम बातें करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मोहसिन नवाज रांझा साहब, थैंक यू वेरी मच, सीनियर लीडर MNA, और MNA भी हैं, ही इज़ अ लॉयर बाय, बैरिस्टर बाय प्रोफेशन। फवाद चौधरी साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन एन आउटस्पोकन मैन। और अभी हमें कमर ज़मान कारया साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब PPP। मैं सवाल शुरू करने से पहले इफ़ योर परमिशन मैं शुरू कर दूँ फवाद से, गवर्नमेंट वर्जन पहले ले लेते हैं ना। अभी जो नवाज शरीफ साहब ने फवाद तकरीर की वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, सेकंड तकरीर, वो तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि आपकी गवर्नमेंट हमें रोक दिया हुआ, हम दिखा नहीं पा रहे।
लेकिन बड़ी उन्होंने सख्त थी। उन्होंने कहा हमने दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने की हमेशा कोशिश की, बेहतरीन फ़ौज बनाने की कोशिश की। फ़ौज का बहुत बड़ा हिस्सा आइन और कानून की पासदारी करता है, जिस पर मुझे खुशी है, और फ़ौज वो है जो अपने हल्फ की पासदारी करती। लेकिन बाज़ लोग अपने हल्फ को तोड़ते हुए आइनी दायरे से निकलते हैं। इनकी तादाद फिंगर टिप्स से गिन सकते हैं। हम इनकी कोई इज़्ज़त नहीं करते, मुझे इनका कोई एहतराम नहीं है। मैं समझता हूँ फ़ौज को बदनाम करते हैं। मुझे फ़ौज का हर वो जवान और अफसर बहुत अजीज़ है जो आइन और कानून का पासदार है, लेकिन ऐसे अफसर अजीज़ नहीं जो इलेक्शन में धांधली कराते हों, जो बैलेट को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में मुंतकिल करते हों। और आपको मालूम है कि शिकस्त देने के लिए RTS बंद कर दिया गया, आपके बैलेट बॉक्स से चोरी करके PTI के खानों में डाल दी गई, ब्ला ब्ला ब्ला, और आपकी जीत को शिकस्त में तब्दील किया। अब ये तमाशा बंद हो जाना चाहिए, हम मज़ीद ये तमाशा नहीं चलने देंगे। अब तो क्लियर कट ये हो गया है। ये मुझे बताएं, क्या ये डेस्परेशन है कि ये एक बड़ी एक खौफनाक अब स्ट्रैटेजी आ गई है कि जिसमें आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस को फुल लेके आ जाएं और ज़ीरो सम की अब गेम की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि पहले आपने 15-10 मिनट तो आपने ज़ाया किए, आपने वो इनके बयान मरियम और बिलावल के दिखा के, फिर आपने पूरी तकरीर नवाज शरीफ की पढ़ी है। और इशू ये है बेसिकली, ये तो 1 मिनट की बात थी कि वो उनका क्या बयानिया है। उनका बयानिया है कि शरीफ फैमिली इक़्तिदार में हो तो जमहूरियत है, शरीफ फैमिली नहीं होगी तो मुल्क में अमरीत है। अब सवाल ये है कि जो आप पॉलिटिकल, पहली तो आपने ये बात थोड़ी आपने दुरुस्त नहीं की है। हमने तो पाबंदी नहीं लगाई है, पैमरा ने पाबंदी लगाई है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमने उस दिन भी कहा है कि आप मोहसिन रांझा साहब यहाँ पे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट का फैसला ओवरटर्न करें। गवर्नमेंट के ऊपर तो ना लगाए ना कि तो पहली स्पीच तो आपने दिखा दी थी ना, प्राइम मिनिस्टर ने कहा दिखा दें, तब भी तो कोर्ट के फैसले थे। देखिए, आपने नहीं दिखाई उस वक्त, जो है गवर्नमेंट ने नहीं रोकी, और अब भी हम ना रोकते। अगर लाहौर हाई कोर्ट के एक लॉयर जाके पैमरा में ये पिटीशन ना फाइल करते और कहते कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप अगर आपने दिखानी है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और कल उसको जो है वो टर्न करवा दें। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, देखिए ना इसकी कोई इखलाकी इस वक्त कोई करेंसी है, ना उसका कोई पॉलिटिकल उनका कोई है। इखलाकी क्या है? आप क्या कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर तो जमहूरियत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी के अंदर तो हम विरासत लेके चलेंगे। मरियम नवाज शरीफ क्यों लीडर है आज पार्टी की? क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है। सो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तो डेमोक्रेसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बाहर जो है हम जमहूरियत करेंगे, और वो भी तब जब फौज हमारे पैसे बचाने में हमारा साथ नहीं देगी, जुडिशरी हमारा पैसा बचाने में हमारा साथ नहीं देगी, तो हम कहेंगे आप इदारे बड़े खराब है, आप हमारे पैसे बचाने में हमारे जो है वो साथ नहीं दे रहे। और जब हमें इक़्तिदार में लाएंगे, जब चाहे जनरल ज़ियाउल हक होंगे वो हमें इक़्तिदार में लाएंगे, हमें पाल पोस के बड़ा करेंगे, वो अजीम जनरल होंगे। तो ये क्या इनका नैरेटिव है और बयानिया है जिसके ऊपर हम इतना वक्त नहीं। लेकिन फवाद, मेरा सवाल ये है कि जिस तरफ जो भी रीजंस बयानिया की मैं बात ही कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह ये बयानिया बनता जा रहा है या बन गया है, क्या इसको आप एक अलार्मिंगली एक बहुत बड़े क्लैश की तरफ जाता देख रहे हैं? आज मैं एहसन इकबाल साहब को भी सुन रहा था, उनका नहीं जी हम ये कभी नहीं चाहेंगे मार्शल लॉ लगे, मगर और वो काफ़ी बातें कर रहे थे। नहीं, इसकी जो सबसे जो फ्लिप साइड है ना, जो सबसे अनफॉर्चुनेट है, वो ये है कि कभी भी पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं उनको मेन स्ट्रीम नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली PMLN का और पीपल्स पार्टी का चूंकि इस वक्त कोई बैकिंग नहीं है और ये इस वक्त जलसे कर रहे हैं, ये अपने जलसे अगर करेंगे तो ये तो शादी हॉल में भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो लोग नहीं है। सो इन्होंने क्या किया है कि मदरसे के बच्चों को डालने के लिए, जिस तरह से आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा कि मदरसे के बच्चों के बल के ऊपर ये एक पब्लिक आना चाहता, उसका नतीजा जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके नतीजे में हमारे यहाँ जो एक सेक्रेटेरियनिज्म है वो अनफॉर्चुनेटली उसमें इजाफा होगा। उसके नतीजे में हमारे यहाँ जो एक एक्सट्रीमिज्म नैरेटिव है, और पाकिस्तान को हम अफगानिस्तान तो नहीं बनते देखना चाहते, ना ही हम इस तरह से उनको करना चाहते हैं कि वो वहाँ पे कोई जिस तरह की शिद्दत पसंद मेन स्ट्रीम हुई है वहाँ पे यहाँ पे वो हों। सो ये एक अनफॉर्चुनेट है, और इसलिए एक इंस्टेबिलिटी का जो समझिए कि जो रियासत हुकूमत के लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुल्क के लिए इनका नैरेटिव यकीनन प्रॉब्लम। राजा साहब ये बताएं, जितने प्रेशर्स बढ़ रहे हैं हमें उतनी तेज़ी नज़र आ रही है। आज शहबाज साहब की अहलिया 2 बेटियाँ वो भी ECL में आ गई, 7 लोग दूसरे आ गए। नवाज शरीफ साहब के इश्तिहार छप के अब उनको डिलीवर होंगे वहाँ पे तलबी के, और 24 नवंबर जो सी है वो अगली बारी उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर लिया।
नैब कह रही है पासपोर्ट कैंसिल करें, आईडी कार्ड कैंसिल करें, सब सकती हैं। लेकिन ये जो आपका बयानिया बन गया है फ़ौज के ऊपर सब कुछ, तो सवाल बहुत उठते हैं कि अगर, बिकॉज जब आपने कहा कि इलेक्शन में रिगिंग हुई, सब कुछ हुई, फ़ौज ने की, तो आप बेसिकली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी टारगेट कर रहे हैं। आप खुल के अब आप सामने आ रहे हैं। फिर इन्हीं की एक्सटेंशन पे आपने वोट भी दिया। तो अगर वो गलत थे तब, तो अब आप सही हैं तब, वो उसका जस्टिफाई हमारे पास कोई नज़र नहीं आता। और बिल्कुल जैसे फवाद कह रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर DGISI ने आपको इस्तीफ़ा देने के लिए कहा था, आपने क्यों नहीं उठा के बाहर फेंका, क्यों नहीं आपने उनको किया, उसको आप फेयरवेल भी दिया आपने, वो आपके साथ बैठ के चाय भी पी रहे हैं, गप्पे भी मार रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों? देखिए मालिक साहब, जहाँ तक पहले आपने हमारे नैरेटिव की बात की और आपने कहा कि हम टारगेट कर रहे हैं किसी अदारे को, हमारी किसी भी अदारे के साथ, पाकिस्तान में किसी भी अदारे के साथ हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ अगर होता है तो आप देखें हमारा तो ये बयानात किसके हैं? लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश। देखिए बात सुनें, अब हम एक फायदा प्रोग्राम खुल के कर रहे हैं, खुल के करें। आप लोग फिर डरते क्यों हैं? या तो कहें ये फौज गलत है, कहें ये आर्मी चीफ इन्वॉल्व है, ये फिर दाएं बाएं, व्हाई डू यू स्कर्ट अराउंड दिस? मालिक साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ तक बात है फौज गलत है, या हम ये कहते हैं बड़ा वाज़ेह तौर पे, फ़ौज में वो अफसरान जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं, पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जो आइन की पासदारी कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। बट जब आइन की वायलेशन आ जाती है, जो आइन की वायलेशन है, व्हाई डोंट यू नेम देम? फिर अगर आपको इतना पता है कि आप फर्क डाल सकते हैं, कौन शहीद हो रहा है, कौन सही काम कर रहा है, कौन 2 नंबर काम कर रहा है, नेम देम। देखिए शौकत सिद्दीकी साहब की तकरीर रिकॉर्ड का हिस्सा है, शौकत सिद्दीकी भी इधर ही है। वो लोग बोल रहे हैं, बशीर मेमन बोल रहा है, ये लोग बोल रहे हैं, काजी फायद ईसा का फैसला बोल रहा है। सड़कों पे तो आप लोगों को ला रहे हैं, वोट की इज्जत तो आप मांग रहे हैं, आप अपनी बात करें। हम अकेले नहीं बोल रहे हैं, दूजिया तक क्यों पार पाते सर? गल है कि असि अकेले नहीं बोल रहे हैं, जजेस थोड़े बोल रहे हैं। आप अपना बताएं। हम अपना बताएं। हमने तो अपना बयानिया दे दिया, हम नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़े। वो क्या है बयानिया? देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो क्लियरली बात की, उन्होंने एक बड़ी लाइन डिफाइन की है। उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी गुफ्तगू है, मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को नहीं टारगेट करा, लेकिन चले मैं आपसे दो स्पेसिफिक की बालादस्ती की जो भी आइन को वायलेट जिस DGISI ने उनको कहा कि आप रिजाइन कर दें, उनको उन्होंने ना उनकी सर्जनिश की, ना उनको उन्होंने अपना डिस्प्लेयर शो किया, बाकायदा फेयरवेल दिया। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसलिए दिया बिकॉज उनको पता था कि DGISI को इनकी करप्शन के बारे में पता है, तो ही वॉज ऑन वीक फुटिंग। किस तरह फिर आप जस्टिफाई करते हैं, फिर उसी आर्मी के सरबराह का वोट ऑफ एक्सटेंशन सर्विस का आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए हमें 2 पे तो जवाब देना। पहली बात तो ये है कि DGISI वाला जो वाक़या है, ज़हीरुल इस्लाम वाला वाक़या, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से अगर ये बात हुई है कि वो साजिश कर रहे थे, सारा कुछ था। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, अगर उस वक़्त ये एक स्पेस दी गई और एक फेस सेविंग उन्होंने दी, जो कि असूली तौर पर नवाज शरीफ साहब को, अगर हमारी पार्टी में इस चीज़ को लेकर आते डिस्कशन के ऊपर, तो शायद उनको ये ओपिनियन मिलती कि ये ना करें, आप इसको अपोज करें। क्योंकि जिस तरीके से धरने में इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी, और उसमें मुझे तो ये पता लग गया कि जनरल राहील शरीफ साहब को भी इल्म हो गया था और उनके इल्म में सारी बात आ गई थी। और उसके बाद राहील शरीफ साहब जो थे, उन्होंने मुखालफत की थी। फ़ौज में से ही ज़हीरुल इस्लाम की मुखालफत हुई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो फौज में से कई अफसरान जो थे ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ थे, उस वक्त इस फैसले के खिलाफ थे, और नवाज शरीफ साहब के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े थे। तो उसके बाद अगर हमारे पार्टी में आते राय लेने, तो यकीन मानिए हम कहते कि इस्तीफा लें। हमारी जमात से पूछा जाता। तो अब और रह गई बात वोट की। हाँ। मैं समझता हूँ कि वोट हमने दिया मुल्क की सालमियत के लिए, कि पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं, पाक भारत कशीदगी के हालात बहुत सख्त चल रहे हैं, जंग का ख़तरा है, जो भी है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर हमें नहीं वोट देना चाहिए था, हमें वोट अच्छा नहीं प्राइवेटली आप सारे ये कहते हैं, मैं फवाद प्राइवेटली ये सारे ये कहते हैं वोट ही देना चाहिए था, वहां जाके सबसे वोट दिया। देखिए लीडरशिप का फैसला था ना, मेरे से तो कोई राय पूछे तो मैं कहूँगा वोट नहीं देना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि जो सारा नैरेटिव है ना, मोहसिन इज लाइक अ ब्रदर एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन इशू ये है कि ये जो नैरेटिव है ना कि जी हम जो बॉर्डर पे लोग खड़े हैं हम उनके तो साथ हैं, ऊपर वालों के हम नहीं साथ हैं, ये तो इस कदर बेवकूफ़ाना, जाहिलाना और आई वुड से कि एक तफरीक डालने वाला मौक़िफ़ है और नैरेटिव है जो तबाह करने वाली बात है।
आपका कोई इस वक्त जो जर्नैल है वो ऐसा नहीं है जो जाके बॉर्डर पे नहीं लड़ा हुआ। इस वक्त आप कोर कमांडर्स की लिस्ट उठाएं, जो सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, हमारे मेजर जनरल्स हैं, आप उनकी लिस्ट उठाएं और मालिक आप उनमें से बहुत सौ को जानते हैं, मुझे बताएं एक आदमी ऐसा है जो बॉर्डर के ऊपर खुद नहीं लड़ा हुआ अपनी फौजी सर्विस में। आप कैसे कह सकते हैं कि जो ऊपर वाले हैं जी उनको तो हम नहीं मानते, नीचे वालों के हम साथ खड़े हैं। आप सिपाही और जर्नैल को जो है वो उसके दरमियान लड़ाई कराना चाहते हैं, आप उनको अलग अलग दिखाना चाहते हैं। ये एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो हम जो लोग हैं, हमारा तो जेलम है, जो सरगोदा है, जो चकवाल है, जो पिंडी डिवीजन है, हमारा कौन सा गांव है जहाँ पे लोग जो है वो शहीद नहीं हो रहे? कौन सा हमारे गांव है जहाँ पे गाजी नहीं है? सो हमें फौज के सिस्टम्स का नहीं पता। क्या ये बातें कर रहे हैं नवाज शरीफ? ये क्या जमहूरियत है? ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ हमको दिखा रहे हैं कि आप जो है, मुझे आप बताइए ना, मोहसिन रांझा साहब जो हैं जितना पार्टी के अंदर ये बात करते हैं, पार्टी के अंदर शायद खाकान अब्बासी तो बाहर हाथ बांध के खड़ा होता है कि मरियम नवाज आएंगी तो मैं उनको वो लीड करेंगी। ये क्या जमहूरियत हुई? यानी खुद जहाँ पे पार्टीज के अंदर तो आपका कोई सिस्टम्स है नहीं, कोई बात है नहीं, जो एक सिस्टम पे बना हुआ इदारा है, जो इसके ऊपर एक निजाम के ऊपर, कानून के ऊपर इदारा कर। और अगर आज जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप DGISI को बरतरफ कर देते, अगर उसने आपको कहा था कि आप रिजाइन कर दें, क्यों नहीं आप कर सके? इसलिए नहीं कर सके कि जब प्राइम मिनिस्टर करप्ट होगा, जब मिनिस्टर करप्ट होगा, वो अपने जो मातहत हैं या अपने जो सबऑर्डिनेट इदारे हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकता, वो उनसे बात नहीं कर सकता, इसलिए आप जो है वो चुप करके बैठे रहे हैं। और अब भी आपका प्रॉब्लम यही है, सारा PMLN का नैरेटिव ये है हमारे केसेस हल कर दो, बाकी सारी बातें ठीक हैं। आपने कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात नहीं की है, आपने कभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात नहीं की है, आपने कभी पाकिस्तान के सिस्टम की प्रोविंशियल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात नहीं की है। ले दे के एक केसेस हैं उसके ऊपर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं क्विकली सर देखें, उन्होंने बात की है कि हम एक दो लोग, हम कहते हैं जर्नैल जो बॉर्डर पे लड़े हैं उनके हम खिलाफ हैं, हर बंदा लड़ा है। देखिए सर, मेरी अपनी फैमिली में फ़ौजी हैं, मेरे कज़न्स ब्रिगेडियर्स हैं, छोटे बच्चे फ़ौज में। मेरे एक कज़न थे ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा, उन पे इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने 35 पंक्चर लगाए हैं। उन्होंने इमरान खान को चैलेंज किया कि मैं गैलोज़ में भी जाने के लिए तैयार हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। अगर तुम सच्चे साबित हुए तो मैं गैलोज़ में जाऊँगा, अगर मैं सच्चा साबित हुआ तुम गैलोज़ में जाओगे। तो आज किधर है इमरान खान? वो ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा तो आज भी है, बैठे अपनी जगह पे, जाए ना। बात करते हैं, हमें सबक सिखाते हैं कि हम इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने पाकिस्तान, वो आपकी अदालत जो इंडिया का तो वो कौन है? जब प्राइम मिनिस्टर वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं इनको लाने वालों के हम खिलाफ हैं, इनको वो कौन है? क्या अगर फौज नहीं है तो क्या सऊदी अरेबिया है, UAE है, कौन है? देखिए बात सुने, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कहते हैं कि जी देखें इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया, एक इंक्वायरी कमीशन बना, इस मसले का हल बड़ा अच्छा है। यहाँ पे ये बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, और एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना लिया जाए जिस तरह इमरान खान ने बनाया था। और मुझे लगता है कि ये मूवमेंट चलनी है तो ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। एक कमीशन बना लिया जाए, हर हलके को, सूबे को या कौमी असम्बली के हर हल्के के कामयाब उम्मीदवार को बुला लें और उससे पूछें। टोटल पिटीशंस आप लोगों की तकरीबन 25 हैं। सर वो अगर इतनी धांधली हुई थी, आज वैसे इमरान खान ने बात पॉइंट आउट की है, वो मामलात बात यह है कि अगर इलेक्शन रिग्ड थे तो आपकी पिटीशन, आपसे ज्यादा पिटीशन तो PTI वालों की अपनी है। जो मामलात इलेक्शन रिगिंग के रिकॉर्ड आई नहीं है। आपकी कितनी अफवाद? जो हमारी 13 है, PMLN की 11 है। एग्जैक्टली, उनकी तो आपसे ज्यादा पिटीशन। देखिए इनकी 100, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलें, और वो पिटीशन तो है लॉ पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन आप उससे पहले देखें। लेकिन जो फवाद ने बात की है कि आप लोगों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात, अभी हम जितनी तकरीरें मैं सुन रहा हूँ, बलूचिस्तान में हुकूमत का तख्ता किस तरह उल्टाया गया सब लोग जानते हैं। यहाँ से लोगों की पार्टियां, आज भी रजा याथराज को लेना आप प्रोग्राम में, वो बताएगा किस तरह उसने पार्टी चेंज की है। और भी 5-7 लोगों के मैं नाम लेता हूं, आपको बताता हूं। ये सारा एक कमीशन बनाए ना, वो लोग आके बताएंगे किस तरह उन्होंने पार्टियां चेंज की हैं, कहां पे मीटिंग्स होती थी। फवाद वो कह रहे हैं कमीशन बना ले। देखिए जी, बात यह है कि जो ये कह रहे हैं ना इलेक्शन रिगिंग की, पहले दिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली के अंदर दाखिल हुए, शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने हाथ मिलाया, उन्होंने कहा आप कहते हैं ना इलेक्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, मैं अभी कमेटी अनाउंस कर देता हूँ। पहले दिन हमने कमेटी अनाउंस कर दी।
2.5 साल हो गए हैं PMLN को, फिर एक को बनी, छोटी कमेटी बनी जिसमें शफकत साहब थे और मैं था, और फिर राना तनवीर साहब थे और ये PMLN के, उनसे 2-3 बातें की। एक, हमने कहा कि किन हलकों में आपके ख्याल में धांधली हुई है, कोई पता नहीं। किन हलकों में आपने कहा कि जो आपके पोलिंग एजेंट हैं उनको निकाला गया और उनको रिजल्ट नहीं दिया गया, कोई पता नहीं। किन हलकों में RTS बंद हुआ जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम हुई, कोई पता नहीं। ये जो इलेक्शन रिगिंग का जो इनका नैरेटिव है या बयानिया है, वो रिकॉर्ड ही के खिलाफ है। अभी जिस तरह से आपको जिक्र कर रहे थे, टोटल जो पिटीशंस हैं पंजाब में 13 PTI की हैं, 11 उनकी हैं, और हमारे 7 लोग ऐसे हैं जो 700-800 वोटों से कम से हारे हैं, और हमारे 15 लोग ऐसे हैं जो 2500 वोटों से कम से हारे हैं। अगर आप इलेक्शन की रिगिंग को छोड़े, सिर्फ टिल्ट ही हमारी तरफ होता ना, तो आज हमें कोalition की भी जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट बनाने के लिए। ये तो ऐसे ही, क्योंकि हम हार गए हैं तो हमने मानना नहीं है, तो हमने एक कहानी गढ़नी है, वो इन्होंने गढ़ के बैठ गए हैं। अदरवाइज, और फिर उसमें देखें, इस वक्त मैं आपको एक और भी बात बताऊं, किसी इनका जो नैरेटिव है, ना इनको इलेक्शनों से कोई दिलचस्पी है, ना इनको किसी रिफॉर्म से दिलचस्पी है, ना इनको किसी महंगाई से, इकोनॉमी से दिलचस्पी है। इनकी दिलचस्पी सिर्फ 8 केस है। वो 8 केस आज आप जो है इनको रिलीफ दे दें, ये सारी लीडरशिप भंगड़े डालती हुई जो है वो आराम से लंदन में जाके बैठ जाएगी। आप इन केसेस के ऊपर इमरान खान आज इनको कह दे कि ठीक है यार जान छोड़ो मेरी, ये अपना चले जाओ, वो इमरान खान उसके ऊपर अड़े हुए हैं। वो उन 8 केसेस के ऊपर जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। सारा झगड़ा वो 8 केसों का। सर मैं एक सवाल जी, वो जो तालिब इल्म सड़क पे निकले थे लाहौर में आज से साल पहले, और जिन्होंने स्टूडेंट यूनियन और राइट्स की बात की थी, क्या वो भी करप्शन में इन्वॉल्व थे? उनके खिलाफ इन्होंने जो मुकदमात दर्ज कराए, मीर शकील रहमान के ऊपर इन्होंने केस बना दिया, साफ़ी था, वो भी क्या उस कोई ऐसी करप्शन में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से उसने कोई ऐसा बेनिफिट लिया? नैब में केस चल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि जो सेडेशन के केसेस बनाए गए हैं, ये कॉलोनियल डेज में जो हुआ करते थे, ये आपका माइंड सेट है, ये फाशिस्ट किस्म की हुकूमत में आ गई है सियासी जमात जिन्होंने इस मुल्क के तमाम लोगों के बुनियादी हकूक सस्पेंड कर दिए हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ तो समझाएं, ताकि मैं फिर फवाद से भी इसी पूछना चाहता हूँ, ये वोट को इज्जत दो जौन सा है, ये सारी कैंपेन अचानक चली जब मरीम नवाज़ पे नया केस खुला, 250 कनाल प्लस ज़मीन का। लोगों ने कहा जी गोल पोस्ट मूव की गई है, कोई पहली अंडरस्टैंडिंग थी, क्या थी? साल की पहले खामोशी समझ नहीं आई, फिर साल के बाद एकदम हाई प्रोफाइल और इतना फुली चार्ज अटैक समझ नहीं आ रहा, इसलिए सवालात बड़े उठ रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प जवाब है इसका, ये शहजाद अकबर से पूछे। क्या मतलब? ये जो तकरीबकार है ना इनकी पार्टी में बैठे हुए, ये फवाद तो इलेक्टेबल है ना, इलेक्ट होके आए, इन्होंने पता नहीं पाया। शहजाद अकबर ने तो बैग उठाना है और शहबाज गिल साहब ने भी बैग उठाना है। जब हुकूमत गई इन्होंने मिलना भी नहीं है, फेस करना है फवाद चौधरी साहब लोगों ने। ये जो सारा तरीकाकार हुआ है, जो ये सारा मैसअप हुआ है और ये सब कुछ चीज़ें इस तरफ टकराव की तरफ गई हैं, शहजाद अकबर इज रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने गलत शहजाद अकबर की जवाब तो आप लोगों ने देने हैं। हमने जवाब शहजाद अकबर के नहीं देने हैं, हमने जवाब आ रही है सामने, लेकिन ही इज बिन पासिंग ऑन द रॉन्ग मैसेजेस एंड द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अच्छा प्राइम मिनिस्टर फवाद, अगर आप कहते हो कि आप लोग बहुत पॉपुलर हैं, तो लोग आपके साथ हैं, ये कहते हैं लोग हमारे साथ हैं, करोड़ों के हिसाब से लोग निकल आएंगे जब हम सब कुछ करेंगे, एक बड़ा सिंपल एक और भी तो लिटमस टेस्ट हो सकता है इन अ पॉजिटिव वे, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवा दें, खुद ही पता लग जाएगा सबको कि कितने कौन पॉपुलर है, और ना ये जलसे जुलूस ना झगड़े ये भी उस पास से लग जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस क्यों नहीं करवा लेते? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि हमारी PTI की गवर्नमेंट का जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, स्पेशली जो पंजाब में, वो हमने पहले साल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराए। और मैं हमेशा से अपनी कैबिनेट में भी और जो भी आपको मालूम है जहाँ पे भी मैंने बात की है, मैंने हमेशा ये बात की है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करें और आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाएं, और उसके बगैर आप सही जमहूरियत की तरफ जा ही नहीं सकते। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात जो है वो बड़ी की है। आज भी जो हम मिले हैं उस्मान बुज़दार साहब से और यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट से, हम एक्चुअली एग्जैक्टली इसी मौजूआत के ऊपर हमारी बात हुई है और हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो तहरीक, दोबारा मैं आपको मालिक याद कराऊंगा, इस तहरीक का तो कोई एजेंडा ही नहीं है, ना ये तहरीक जो है वो इस मकसद के लिए चलाना चाह रहे हैं। इस तहरीक का 1 पॉइंट एजेंडा है, नवाज शरीफ के केसेस बंद कर दो, जरदारी के केसेस बंद कर दो और शहबाज शरीफ साहब के केसेस बंद कर दो। चौथा तो बात ही नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं फवाद, मेरी आपके बहुत लोगों से बात हो रही थी कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन इस वक्त जब आटा 80 रुपए किलो टापा हुआ है,
चीनी 100 रुपये टापी हुई है, बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वो कहते थे कि हम अफोर्ड नहीं करते। क्या सीरियसली आप माइनॉरिटी में हो कि ये ओवरवेलमिंग व्यू है कि जल्दी इलेक्शन करवा लिए जाएं? नहीं, देखिए ये बात यह है कि ये डर के तो नहीं हुकूमतें हुआ करती। आप इलेक्शन कराएं, अगर हार गए तो हार गए, इसमें क्या है? फिर आपने क्या, महंगाई जो है वो इस तरह तो रोजाना जो अपना जब ये जो क्लर्क्स हैं हर साल ये सेक्रेटेरिएट मुस्लिम लीग नून के दौर में बंद नहीं होते थे। महंगाई हो गई, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। किस तरीके से जो इसहाक डार साहब के और ये इनके दौर में जो क्रैशेस हुए हैं और जिस तरीके से प्राइसेस का जो है वो आपको याद होगा, आटा ही गायब हो गया था, तेल ही गायब हो गया था। ये तो इनके दौर में जो है वो कितनी दफा हो चुका है। गैस, ये तो आम मसाइल हैं, गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं, ये तो रहने। हमें अलबत्ता ये बात जरूर है कि हमें पहले साल करा देने चाहिए थे, 2.5 साल बाद नहीं कराने चाहिए थे, क्योंकि मैं तो इस मौक़िफ़ का हमायती था कि हमें फौरन करा देने चाहिए। और हमें जो, ताकि ये जो हमारा एक निज़ाम है, क्योंकि जब मैं समझता हूँ कि जो हमने 2002 का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, मेरे ख्याल में उसमें बहुत इफेक्टिव था वो, और हमें उसी तर्ज के ऊपर जो है वो जाना चाहिए। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आने के बाद 2-3 सवाल मैं ये भी करना चाहता हूँ। एक तो ये कि क्या बाकी तो सब पेज पे हैं, क्या वजह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी उस्मान बुज़दार के मामले पर, चीफ मिनिस्टर पंजाब के मामले पर एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे? और दूसरा, शहजाद अकबर साहब की एक और भी वजह है, शोहरत भी है, और वो एक CIA रिलेटेड ऑपरेशन से भी थी। उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू द शो। फवाद, आपसे मैं शुरू करूंगा। मैं लेटली बहुत लोगों से मिला और 2-3 मुझे नाराज़गियाँ नज़र आई। इवन व्हेन आई मेट, हम आपको पता, आप जैसे पॉलिटिशियंस को भी मिलते हैं, सिविलियंस को भी मिलते हैं, फ़ौजियों को भी मिलते हैं, दे आर वेरी केयरफुल, ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, अंडरस्टैंडेबली, बिकॉज उनके सीन और है। लेकिन मेरी मुलाकात हुई एक जनरल साहब से, जब मैंने उनसे यही बात की कि ये बयानिया ये आ रहा है कि जर्नैल और हैं और बाकी कुछ और हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे 2 बेटे भी सर्व कर रहे हैं। एक बेटा अभी पढ़ रहा है अकेडमी वगैरह में, एक सर्व कर रहा है। उन्होंने कहा यार हम तो डाउन द चेन, हमारे में फ़र्क कोई नहीं है, सारा इशू है। बट एट द सेम टाइम मैं कुछ और लोगों से तो मुझे लगा कि हम बड़े परेशान होते हैं जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, और इससे ज़्यादा शायद हमें कोई पोलिटिसाइज़ नहीं करता जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कहे कि मैं और रावलपिंडी एक पेज पे हैं, मुझे फ़ौज की सपोर्ट है। उन्होंने कहा हमारा एज एन इंस्टीट्यूशन काम है जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको सपोर्ट करना, हमने उसका हल्फ है। तो ये बार बार जब आप कहते हैं तो हमारे पर ज़्यादा पोलिटिसाइज़ करते हैं, तो क्या आप लोग खुद ज़्यादा अपना मलबा भी फ़ौज पे पास ऑन नहीं कर रहे? तासुर ये बनता जा रहा है कि जो काम अच्छा है वो आप लोगों को क्रेडिट है और जो ख़राब है वो उनको है, जो आपको लेके आए हैं बकौल इनके बयानिए के। तो आप नादानिस्तगी में क्या खुद ज़्यादा पोलिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं आर्मी को? देखिए, सिंपल बात है, अगर आप सवाल नहीं करें, मीडिया सवाल नहीं करेगा तो फौज का जिक्र नहीं होगा। अगर आप सवाल करेंगे तो फिर जवाब जो है वो तो होगा। अब एक मसला ये है कि ये इतना को 2+2 इसका जवाब इस तरह से नहीं है कि आपने फौज का जिक्र नहीं किया, इससे ये हो गया वो हो गया। हमारे यहाँ फौज का एक पॉलिटिकल रोल रहा है। पाकिस्तान में जो है आप देखिए 59 ऑनवर्ड फौज का जो है वो एक रोल रहा है। सो जब आपके यहाँ जमहूरियत मजबूत होगी, या आप ये समझिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पाकिस्तान की जमहूरियत की जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उस तरह से एक इदारे के तौर के ऊपर नहीं है। और इसके लिए जो अब पता नहीं और भी कई इक़दाम जो हैं वो करने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए लोकल गवर्नमेंट का एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि बनना चाहिए। और वो एक अलग डिबेट है जो इंशाल्लाह किसी वक्त आप करेंगे कि हमारे गवर्नेंस के क्या मसाइल हैं और क्यों जो स्पेशली जो प्रोविंशियल डिलीवरीज हैं उनमें क्या इशूज़ हैं। वो एक और अलग मौजू है जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली उतनी बहस नहीं होती पाकिस्तान में जितनी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमारे यहाँ फौज के रोल का ताल्लुक है, फौज का एक बड़ा फौज हमारे यहाँ एक वाहिद ऑर्गेनाइज्ड मेरिट के ऊपर बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। सो होता क्या है कि अगर कराची में आपका पानी आ गया है, नाले बंद हैं, आपके पास फौज को बुलाना पड़ता है। आपके हॉस्पिटल ठीक नहीं हो रहे, आपको फौज को बुलाना पड़ता है। आपका वापडा की रिकवरीज के प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपको फौज को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। आपको ये आपका जो है, अगर आपके यहाँ ये आ गया है, ट्रिड्यूनल आ गया है, आपको फौज को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो HR है
हमारे यहाँ चूंकि एक कॉन्टिन्यूसली जो पॉलिटिशियंस ने जो गलत किया, और पॉलिटिकल पार्टीज जिनमें स्पेशली पीएमएलएन, और पीएमएलएन से भी टू बी फेयर विद पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा बेड़ा ये गर्क किया। उन्होंने इदारों के वो बिल्कुल भर्तियां कर करके बेड़ा गर्क कर दिया। सो आपका पीटीवी हो, एपीपी हो, आपका जो बाकी सिविलियन इदारे हो, उनमें भरे हुए हैं लोग जो किसी काम के नहीं। लिहाजा आपको जब एफआईआर की जरूरत पड़ती है आप फौज की तरफ देखते हैं। ठीक, मुझे एक सेकंड के लिए ज्वाइन किया है मोहम्मद जुबैर साहब ने भी। ये कोई पीएमएलएन की हम ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन आज चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने उनका जिक्र किया, जुबैर आप बल्कि फवाद चौधरी के साथ ही आप दूसरे प्रोग्राम में थे जहाँ आपने बात की थी, तो आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा आपको आड़े हाथों लिया है कि खुदा का वास्ता है आयतुल्लाह खुमैनी का आप निहारी खाने वालों से ना मुआजना करें। योर क्विक टेक ऑन दैट। फ़र्क तो है। वैसे वो जुबैर साहब ने क्या फवाद? जुबैर साहब ने भी हद ही कर दी थी। चलें जी 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 जुबैर। आप तो देने देना फवाद चौधरी साहब इस बड़े। अब एक मैं पहले एक सेकंड फवाद चौधरी का ये मैंने लास्ट कमेंट सुना था कि बेड़ा गर्क किया था इदारों का। 5 एफबीआई चेयरमैन ये चेंज कर चुके हैं 2 साल में। ये होता है बेड़ा गर्क करना। ऑन कमिंग टू द सीरियस पॉइंट जो आपने रेज किया है, मैंने ये नहीं कहा था। फवाद चौधरी साहब ने कमेंट ये दिया था कि ये आज तक ये मॉडल नहीं किया गया कि लीडर बाहर बैठ के जद्दोजहद करे। तो उस पर मैंने कहा था कि मैं इनकी हिस्ट्री दुरुस्त करवा दूं कि सॉरी जुबैर आपकी आवाज कट रही है। कौन ही साथ छोड़ गया जुबैर साहब का ऐसा आर्गुमेंट था। नहीं दोबारा मिलाते हैं प्रोड्यूसर साहब, बड़ी साहब जरा जुबैर साहब को दोबारा मिलाएं। वी कांट हियर हिम लाइक दिस। आपने बड़ी रेलेवेंट एक बात की है। देखिए आपने कहा कि फ़ौज को ये बीच में ले आते हैं हर मामले में। दोनों आप दोनों ला रहे हैं हर मामले में। देखिए मैं आपको बताता हूँ सूरत हाल अभी इनकी ये है कि क्या ज़ियाउल हक की हमें हमेशा ताना मारते। क्या ज़ियाउल हक साहब जो थे वो फ़ौज में नहीं थे? कियानी साहब का कई दफ़ा बात की जाती है, जो कियानी साहब थे वो आर्मी चीफ नहीं थे। उसके बाद कई दफ़ा रहील शरीफ साहब के हवाले से भी कुछ लोग। लेकिन मैं एक ही बात करूँगा, आप अगर करते हैं तो आप कहते हैं वो जायज़ है। आज से 15 साल पहले अगर फ़ौज में था, आर्म्ड सर्विसेज में बंदा था, तो वो बंदा जो है अगर आपको नापसंद है तो आप तनकीद कर सकते हैं और आपकी तनकीद जायज़ है। अगर वही तनकीद अगर इस तरफ से कोई होती है तो आपको एक सेकंड, जुबैर ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने गाड़ी रोकी है सिग्नल की वजह से। जी जुबैर। जी मैं ये कह रहा था कि फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि आज तक ये मॉडल हमने नहीं देखा कि कोई लीडर बाहर बैठा हो और कंट्री में तहरीक चल रही हो। तो मैंने उनको ये बताया था, और ये कोई भी उनको कहेगा जिसके पास थोड़ी सी हिस्ट्री की नॉलेज होगी। फवाद के पास तो है, लेकिन इनका प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल उनको करंट का नहीं पता, तो हिस्ट्री का क्या पता होगा। खुमैनी का नाम नहीं आ रहा था 3 दफा। ही वाज स्ट्रगलिंग टू टेक खुमैनीज नेम, क्योंकि पता ही नहीं है ना कुछ। तो मैंने ये कहा था कि भाई खुमैनी ने एंटायर स्ट्रगल बाहर बैठे। इसमें कंपैरिजन क्या है? इसमें एक फैक्ट मैंने बताया था। इट्स एज सिंपल एज दैट। ना मैंने ये कहा कि जी मियां नवाज शरीफ खुमैनी की तरह लीडर है, ना मेरे से फिर काउंटर क्वेश्चन ये पूछा था कि आपकी उस तरह से चलेगी जैसे ईरान में स्ट्रगल चली थी। मैंने कहा उतनी चलने की जरूरत ही नहीं होगी, उससे पहले ही गिर जाएंगे। ये फैक्ट्स है। जुबैर स्टे विद मी एक सेकंड। फवाद जरा मुस्कुरा रहे हैं, मैं जरा रीजन जानना चाहता हूँ कि इतना खिलखिला क्यों रहे हैं आपकी बात पे। नहीं वो मैं तो यही पीएम साहब की मुझे बात याद आ गई जो उन्होंने कहा कि खुमैनी का मुकाबला ऐसे निहारी खाने वालों से ना करे। बात यह है कि ये देखिए जुबैर साहब की वक्फे से वाकिफ जाती है। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का मॉडल तो अजीबोगरीब है। वो कहते हैं मैं मेफेयर में हूंगा, मेरे दोनों बच्चे, एक वन हाइड पार्क में रहेगा, दूसरा मेरे पास रहेगा, दुनिया की महंगी तीन प्रॉपर्टीज में हम तो पूरी फैमिली यहाँ रहेंगे। लेकिन मोहसिन रांझा, जुबैर साहब और बाकी जो पीएमएलएन के वर्कर्स हैं ना, वो सारे लाठियां खाए। और आज कल मियां साहब ने ये कहा कि कोई बात नहीं, कुछ देर जेल चले जाएंगे तो क्या अजाब आ जाएगा। और आज खकान अब्बासी साहब ने कहा कि लाठियां आपने पहले खानी है, फिर मीडिया को कहा कि आप भी हिम्मत करें और लाठियां खाएं और जेल ले जाएं। यानी दूसरे सब इनके लिए सारे काम करें, वो लंदन में बैठेंगे। नहीं तो आप इनको दुख आपको क्यों लग रहा है? करने दें, इनकी मर्जी है, आपको इनका दुख क्यों लग रहा है? नहीं, हमें देखें पीएमएलएन का जो वर्कर है वो भी तो पाकिस्तानी है ना। हमें जो है उसका भी तो
जो दुख है वो हमारा दुख है, और PMLN का जो वर्कर है वो इसीलिए इनके साथ चलने को। अभी इन्होंने लाहौर में जलसा किया है, आप देखिए लाहौर के जलसे में कितने लोग आए हैं जो हक था। जुबैर वांट्स टू ऐड समथिंग। भाई बात सुने, इसीलिए JUI जब मरियम नवाज उनकी बेटी है ना, नहसी लड़की है ना, जब वो निकलने के लिए तैयार हैं तो कौन सा लीडर है PMLN का और जेल जाने के लिए भी तैयार है। उसने ये भी कह दिया कि आपके पास पासपोर्ट पड़ा है ना इमरान खान के पास, उसका मरियम नवाज का, उसको जला दें, फाड़ के फेंक दें, छिपा दें। सो वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, और हम वो हरपा यूज करेंगे जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा आपकी हुकूमत को गिराने के लिए। आधा काम तो आपने खुद ही कर दिया है, रिएक्ट करके टांगे कांपनी शुरू कर दी हैं, इंडियन कलेक्शन लेके आ गए, गिरफ्तारी के मुकदमे कायम करना, 40 गिरफ्तारी के मुकदमे हुकूमत करने की इन अ पीसफुल मीटिंग, और जिसमें से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आजाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड भी होंगे। थोड़ा सा मेरा ख्याल है शर्म ये फिर कनेक्शन खराब हो रहा है, जरा दोबारा मिलाइएगा। तानिया साहब एक बात तो बताएं, जो मियाँ साहब की सेहत है, जो गन गरज हम देख रहे थे, लगता है कि ही माशाल्लाह डूइंग मच बेटर, कर सकते हैं। अगर इतना डिसाइसिव मोमेंट है, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा टिपिंग पॉइंट है, आप लोग भी कह रहे हैं टिपिंग पॉइंट है, आप लोग कह रहे हैं तारीख का डिफाइनिंग मोमेंट है, आ नहीं जाना चाहिए मियाँ साहब को? अगर सेहत माशाल्लाह इज लुक्स फाइन। मैं एक बात बताता चलूँ, जो अभी फवाद ने बात की है कि हम जेल में जाएंगे, ये सारा पीछे वर्कर है, मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब अभी भी नायब ने उनको पकड़ा हुआ है, अभी भी वो नायब की कस्टडी में है, दूसरी दफ़ा गिरफ्तार हुए हैं। बहुत कम होता है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई लीडर एक ही टेन्योर में अपोजिशन का मुखालिफ हुकूमत के हाथों दूसरी दफ़ा गिरफ्तार हो जाए। दूसरी दफ़ा वो गिरफ्तार है, उनका बेटा 1 साल सवा साल से जेल में है। क्या जेलें हमारी लीडरशिप ने नहीं काटी? 6 महीने काफ़ी अरसा मरीम नवाज़ जेल काट के, नवाज शरीफ साहब जेल काट के, और जब बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इन्होंने क्या किया, जो भी किया, उनके अगर जो सिचुएशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आएंगे। देखें, हर चीज़ की टाइमिंग होती है। ये PDM के जलसे जो हैं ये ख़त्म होने दें, आप देखेंगे PDM के जलसे में एक ऐसा माहौल बनेगा, इन्वायरमेंट डेवलप होगा। इमरान खान ने 4 शहर बंद किए, इमरान खान ने इतने जलसे किए, 15-20 छोटे बड़े जलसे किए, फिर आके 18 हफ्ते बैठे रहे, गवर्नमेंट नहीं गिरी। आप 8 हफ्तों के जलसों के बाद कह रहे हैं, और बकौल आपके इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है, कोई चीज़ आपके साथ नहीं है, आप अकेले मुजाहिद अलम उठा के निकले हुए हैं, तो फिर कैसे होगा ये 8-9? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बात करना कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है, बड़ी आवाज़ें जो हमारे साथ भी हैं, और मुस्लिम लीग पार्टी के छोड़ के पाकिस्तान से हुब्बुल वतन लोग बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट बैठे जो हमारे साथ भी हैं, और जो इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि फ़ौज की मुदाखलत सियासत में नहीं होनी चाहिए। अभी कोई तकरीबन 5, 7, 8 जलसे आपको दिसंबर तक मिलेंगे, वो फॉरेन एनवायरनमेंट बन जाएगा। पहले ठीक है, एक कोशिश थी कि पाकिस्तान को इकॉनमी, पाकिस्तान के हालात, हमारी लीडरशिप के हालात, कोई जेल में जा रहा है, कोई जेल में आ रहा है, कोई फिर जेल में जा रहा है, कोई फिर जेल से आ रहा है, और जब बशीर मेमन जैसे जो सारे इंकशाफात सामने खुल के आ गए, तो अब तो हमें आना चाहिए। अगर अब भी नहीं आएंगे तो फिर मेरे ख्याल से कभी नहीं। इस्तीफे, इसको फौरन हाई पिच पे ले जाए। पहला इस्तीफा मैं दूंगा। कब? जब मियाँ साहब कहेंगे। तहरीक जब चलेगी, जब मियाँ साहब आएंगे, तहरीक तो चल गई जब मियाँ साहब कहेंगे। जब देखे ना कोई, अब उसके बीच में PDM का फैसला है ना, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उनके अपने स्टेक्स हैं, JUIF भी है, उनके भी स्टेक्स हैं, हमारे भी हैं, बट हम इस बात में यकीन रखते हैं। यकीन मानिए मालिक साहब, मैं अभी सोचता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की हमें बात माननी चाहिए थी, हमें इस असेंबली में बैठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस नौबत पे आज यहाँ, लेकिन अभी भी इस्तीफे आप लोग जनवरी पे लेके जा रहे हैं। नहीं, अब तो जब वो हमारी पार्टी की आदत फैसला करे हम देते हैं, हम तो कहते हैं यार किसी तरफ लगाओ इस बात को। फवाद, मुझे एक बात बताएं, अगर अपोजिशन आपका ब्लफ कॉल करती है, लेट्स से रिजाइन कर देती है, 100-150 के करीब आपको बाय इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, आपको पता है कि वो फिर जनरल इलेक्शन ही बन जाता है, 150 मजाक तो नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, एक माहौल बन जाएगा, सड़कों पे लोग, हर मोहल्ले में जलसा जुलूसी, ये रोना धोना पड़ेगा, वो जुलूस सड़क पे भी आएगा, सब कुछ संभालना इतना आसान तो नहीं होगा। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर कोई कानून तोड़ेगा तो मैं सीधा बड़ी सख्ती से पेश आऊँगा। लेट्स से अगर ये, मैंने शुरू में भी आपसे कहा था, जवाब बीच में रह गया, अगर ये आते हैं इस्लामाबाद की तरफ पहले या बाद में, कौन रोकेगा? पुलिस, रेंजर्स या फौज? बिकॉज फिर वही एक इम्प्रेशन आ जाएगा कि कौन पॉलिटिक्स कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है हमारे के, देखिए 84 लोग हैं PMLN के,
और आपको याद होगा कि 1985 में जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, पीपल्स पार्टी की लिटरली कमर टूट गई और उन्होंने कहा कि हम कभी दोबारा जो है ना ये बाइकआउट वाला मामला जो है नहीं करेंगे। इसी तरह से PMLN अगर रिजाइन करेगी, इनके अपने लोग सिवाय 2, 4, 6 के छोड़ के इनके लोग इस्तीफे नहीं देंगे, क्योंकि ये जो इलेक्टेबल हैं, जो इनके साथ ज्यादा आए हुए हैं या जो इस वक्त असेंबलियों में हैं, वो उनको लोकल साहब ने इनको बचा लिया उस दिन भी। देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे हैं पहले दिन से इस्तीफा, क्योंकि वो तो गेम में ही नहीं है उनका। तो वो तो कह रहे हैं कि शतरंजी पलट दो, बाजी पलट दो, ताकि अपना मैं कब गेम में नहीं हो तो मुझे क्या इंटरेस्ट है। लेकिन जो PMLN के लोग गेम में हैं या जो इलेक्टेड होके असेंबलियों में पहुंचे हुए हैं, वो ये फैसले में साथ ही देंगे नवाज शरीफ का। इसीलिए जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि इसको बात छोड़ दें, इसको करें। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि जब अगर वो इस्लामाबाद की तरफ आए या जल्द से जुलूस हो, इससे ओवरऑल एक आपको इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट आता है। हमारी इकोनॉमी जो बड़ी मुश्किल से हमने कोविड को जो बच के निकले हैं, अल्लाह ने मेहरबानी की है, और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक पॉलिसीज थी उनका नतीजा हुआ। उसके बाद हमने जो पहले जो ये जिस किस्म की इकोनॉमी छोड़ के गए थे उसको हमने मैनेज किया। इंस्टेबिलिटी का जब फैक्टर आ जाता है तो आपकी जो मईशत की रिकवरी है उसमें यकीनन प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये जाहिर है कि उस हवाले से तहरीक जो है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन चूंकि इन लोगों के नजदीक मुल्क का मफाद या कोई और कोई प्रॉब्लम, इदारों का मफाद, रियासत का मफाद तो कोई हैसियत रखता नहीं है। सो ये तो अपने कोई 1.5 इंच की मैं कहता हूं 126 दिन का धरना हुआ था जिस पे पाकिस्तान तब बड़ा नुकसान तब हुआ। क्या मुल्क का मेरा सवाल आप दोनों से है, आज आप लोग कहते हैं वोट को आपसे जी फवाद, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो इसीलिए पहले दिन कहा था कि वो 4 हल्के खोल दें, वो आप खोल देते तो अच्छा फवाद मुझे एक बात बताएं, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। आप भी कहते हैं वोट को इज्जत दो, जमहूरियत, पार्लियामान, हर चीज़ का गढ़ होनी चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा मैं जमहूरियत हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, और उनका क्लेम था। लेकिन हमने डेटा निकलवाया कि प्राइम मिनिस्टर ने फवाद साहब 533 दिनों में 56 सेक्शंस में सिर्फ 23 दिन पार्लियामेंट अटेंड की है। 533 दिनों में से सिर्फ 23 दिन। नवाज शरीफ साहब ने अपनी टोटल टर्म में 63 दिन पार्लियामेंट अटेंड की, 63 डेज। और ये भी तब, इसमें वो सेशन भी शामिल है जो आखिरी जिसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसमें वो काफ़ी आना शुरू हुए थे। पार्लियामेंट को तो आपके दोनों लीडरान ने खुद इरेलेवेंट कर दिया। जब मुझे याद है जब ये इलेक्शन जीता था तो आपने भी फवाद, आप भी कहते थे, बाकी भी कहते थे पार्लियामान में आएंगे, क्वेश्चन आवर में भी जवाब देंगे, सब कुछ। सिमिलरली कैबिनेट मीटिंग्स का हमने डेटा निकाला है। नवाज शरीफ साहब की जो एवरेज कैबिनेट मीटिंग्स पर ईयर बनी वो 8.4, और पहली मुझे याद है 2016 में पहली जो कैबिनेट मीटिंग बनी थी वो 7-8 महीने के बाद हुई थी पहली। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था 7-7 महीने आपकी वो कैबिनेट मीटिंग नहीं करते थे। ये डेटा है पिलडाट का। 8.4 कैबिनेट मीटिंग्स पर ईयर। इमरान खान का आ रहा है 49, सबसे ज़्यादा शायद खाकान अब्बासी का है सारा कुछ। मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ, मियाँ साहब कैबिनेट मीटिंग्स नहीं करते थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हैं वो भी कमेटी की वो भी हमने देखी, वो भी नहीं करते थे, पार्लियामान में आते नहीं थे। तो वो वोट की इज्जत नहीं थी जब इलेक्टेड लोगों की आप बात नहीं सुन रहे, आप काबीना को साथ शामिल नहीं कर रहे हो और एक स्टाइल से फैसले कर रहे हैं, तब वोट की इज्जत कहाँ गई? कि वोट की इज्जत सिर्फ यही है कि अगर पुतकल नान आपको बना दिया जाए फिर ठीक है। व्हाट अबाउट योर ऑब्लिगेशंस टू द वोटर? देखिए मालिक साहब, मेरी तो हमेशा से पार्टी में यही आवाज़ रही है कि आप आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ईवान में आएँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब से हम कहते रहें कि आप ईवान में ज़्यादा आएँ, और ईवान में ज़्यादा आना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि इसमें कमी आई है। मैं ये भी समझता हूँ कि तो वोट की इज्जत तो आपने भी नहीं दी ना। नहीं, मैं नहीं, देखिए वोट को इज्जत दो। अगर पाकिस्तान जिस तरक्की के उस वक्त सफ़र का आगाज़ किया था और मुल्क में बिजली वो इतने बिजी थे काम करने पे, उन्होंने कैबिनेट को भी नहीं तबादला लेना समझा। कैबिनेट के लिए भी टाइम नहीं था। दुरुस्त है कि बिजली के बुरान से निपटने के लिए नवाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की है। फवाद चौधरी साहब, उन्होंने तो कहा कि उनके वज़ीर आज़म बहुत मसरूफ़ थे, ही वॉज टू बिजी। आप अपने वज़ीर आज़म का बताएं, ये क्यों नहीं पार्लियामान में आते? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में इन रियल टर्म्स प्राइम मिनिस्टर इज रनिंग अ वेरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आप जरा उठा के देखिए
कैबिनेट की मीटिंग जो है वो 104 या 7 मीटिंग, हाँ कैबिनेट में बिल्कुल ठीक जा रही है, वो बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, पार्लियामेंट की जो फंक्शनैलिटी है वो कैबिनेट के जरिए होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर का जो हमने पहले प्लान बनाया था कि वो हर बुध को जो खुद जवाब दें सवालों का पार्लियामेंट में, वो अब भी देना चाहते थे। हुआ ये कि पहले दिन जब हमने ये सिलसिला शुरू किया, जो PMLN के लोग पीछे, मौसर नहीं इनको लेकिन पता है, जो 7-8 लोगों ने जिस कदर बदतहजीबी, घटिया गुफ्तगू, गालियां की, उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट का, तो उसमें तो आप भी शेर हैं, उसमें तो आपकी पार्टी भी पीछे नहीं है, वो तो माशाल्लाह यू कैन होल्ड द ग्राउंड, आप दोनों मुकाबला कर सकते हैं। वजीर खजाना से बजट पेश करते हुए माइक छीन लिया, पहल नहीं की कभी भी। जब ये PMLN के लोग किया, उसके बाद ये माहौल खराब हुआ, और ये जो पार्लियामेंट का माहौल जिस दिन ठीक होगा, प्राइम मिनिस्टर रेगुलर हो जाएंगे। अच्छा, मुझे कमर कारा साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्होंने शुरू में करना था लेकिन वो फंस गए। बताया गया कि CEC की मीटिंग लंबी हो गई उनकी बिलावल भुट्टो साहब के साथ और बाकी। कारा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज्यादा आपकी कमी महसूस हुई है, लेकिन फिर आपकी खबर ही दें, क्या कोई बड़े फैसले किए आप लोगों ने? नहीं मालिक साहब, आज हमारी CEC की मीटिंग नहीं, शायद आपको इतना गलत दी गई। CEC नहीं थी, हमारी पंजाब की अपनी मीटिंग थी रिगार्डिंग 16 के जलसे के। ओके, अच्छा ये बताएं फिर, प्रिजाइडिंग द मीटिंग से मैं उठ नहीं सका। ये बताएं, ये पहला जलसा तो सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, बिकॉज इसमें नाकामी की वजह समझ नहीं आ रही। 16 आपके गुजरांवाला इनका गढ़ है मुस्लिम लीग का। आज बिलावल साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट उनका चल रहा है, जो उन्होंने कहा कि मज़हब का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, मौलाना साहब का अपना है, हमारा अपना है। तो मौलाना साहब की तो सियासत है ही मजहबी सियासत, तो ये तो एक बहुत बड़ा एक नज़र आता है कि शिज़म सा नज़र आता है दरमियान में, ये आगे जाके बढ़ेगा नहीं? मालिक साहब, JUI JUP ये सियासी मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लामी सियासी मजहबी जमात है, और ये MRD में हमारे साथ थे, ये ARD में हमारे साथ थे, ये कोई नई बात नहीं है। हम एक मजहब की बुनियाद पे पॉलिटिक्स नहीं करते, और हम सेंटर ऑफ द लेफ्ट पार्टी हैं, इस पे भी कोई दूसरी राय नहीं। मौलाना साहब जब अपना लॉन्ग मार्च कर रहे थे, उस वक्त भी हमने उस APC में जिसको आपने भी कवर किया, उसमें भी हमने ये मौक़िफ़ लिया था। और बिलावल साहब ने आज भी कहा कि मैं जब बात शुरू करूंगा तो मेरी जमात का मंशूर ये है कि हमारा दीन क्या है, इस्लाम। दीन हमारा इस्लाम है, जमहूरियत और सियासत है, तो मेरा तो आगाज ही इससे होता है, लेकिन उसकी बुनियाद पे उन इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स करना हमारा। किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, उन्होंने कहा जो बयानिया है वो नवाज शरीफ साहब का है, ऑपरेशनलाइज जो उसको कर रही हैं PMLN की तरफ से और सारा कुछ वो मरियम नवाज कर रही हैं, जो लोग हैं सड़कों पे लाने सबसे ज़्यादा वो मौलाना फजलुर रहमान कर देंगे। तो फिर पीपल्स पार्टी PDM में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है? पीपल्स पार्टी PDM में उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी जितना कोई दूसरी जमात करेगी मालिक साहब। और दूसरा ये याद रखिए, पीपल्स पार्टी 50 साल से वो मुतालबा कर रही है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर सियासत में इदारों की मदाखलत नहीं होनी चाहिए, इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। ये पीपल्स पार्टी की 50 साल की स्ट्रगल है। इस स्ट्रगल में भुट्टो साहब के शहीद हुए, बीबी शहीद हुई, हमारे कारकुन, और आज भी हमारे खिलाफ जो एक खास रवैया है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम फेडरेशन की आइन की हुक्मरानी की और अवामी आप मियां साहब का जो बयानिया लेटेस्ट आ रहा है बहुत सख्त आ रहा है और सीधा फौज को डायरेक्टली टारगेट करके आ रहा है, क्या आप फुली तौर पे उससे एग्री करते हैं? मालिक साहब, आप जैसे साफी से मुझे ये तवक्को है कि आप उसका एनालिसिस प्रॉपर करें। क्या है अपनी मियां साहब का बयानिया? एक उसका हिस्सा है जिसमें वो माजी बयान करते हैं कि जी फलां दौर में ये हुआ, इस अफसर ने ये किया, इसने मुझसे इस्तीफा लिया, इसने फलां के खिलाफ ये किया। वो फैक्ट्स हैं। उन फैक्ट्स को डिनाई करें, आप करें या गवर्नमेंट करे कि जी ये आपने गलत बयानी की है। कार साहब, आखिरी मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, एक सवाल वेरी क्विकली। सर बात सुन लो ना, आई ओनली हैव 30 सेकंड। आप लेट आए हैं ना, मेरा कसूर नहीं है। कारा साहब तुसी लेट आए हो, एक सवाल का जवाब दे दें। आपके आने से पहले बात हो रही थी फवाद चौधरी से भी और रांझा से भी, क्या आपके ख्याल में इमीडिएटली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने चाहिए ताकि सबकी असल पॉपुलैरिटी का पता लग जाए?
ओके, मैं बिल्कुल क्विकेस्ट पॉसिबल में टाइम में कि गुजारिश ये है, मियां नवाज शरीफ आगे के लिए आईनी हुक्मरानी और अवामी हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, उसमें फौज से टकराव कहाँ से आ गया है? आप मुझे बता दीजिए वो फौज का टकराव कहाँ है। रही बात लोकल बॉडीज इलेक्शन की, अभी हल्का बंदियां इन्होंने कराई नहीं, ये हौच पौच किस्म का सिस्टम लाना चाहते हैं। ये खुद क्लियर नहीं है कि इलेक्शन कराना कैसे है। गैर जमाती इंतखाब पहला फेज कराना चाहते हैं और वो भी सर I've run out of time. I wish आप पहले आगे होते हैं। I've run out of time. नाज़रीन, मेरे पास कंक्लूजन का टाइम भी नहीं, आप ही खुद फैसला करें कि कौन कहाँ पे खड़ा और कौन किस लिए क्या तहरीक चला रहा है और वेदर कितना कसूर गवर्नमेंट की अपनी बुरी गवर्नेंस का भी है कि आज अपोजिशन छा रही है, बहुत चीज़ों पे उछाल रही है मसला। मैं हमेशा कहता हूँ ऑपोजिशंस डोंट विन इलेक्शंस, गवर्नमेंट लूज देम। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।